आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस शीतलहर में भी विकास के मानक को तय करने के लिए इस समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। यह समृद्धि यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी, जो गांधी का चंपारण है। महिला स्वाभिमान बटालियन जो थारू जनजाति के लिए बनाया गया, उसने देश में एक मानक स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि चंपारण से की गई शुरुआत बिहार के समृद्धि का कारक बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस शीतलहरी में भी विकास के मानक को तय करने के लिए समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। वह समृद्धि यात्रा पश्चिम चंपारण, जो गांधी का चंपारण था, लेकिन आतंक राज के कालखंड में वह दस्यु का चंपारण हो गया था। आज वह चंपारण इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, चनपटिया मॉडल सहित पर्यटकों के लिए एक रमणीय स्थल बन गया है। और महिला स्वाभिमान बटालियन जो थारू जनजाति के लिए बनाया गया, वह देश में एक मानक स्थापित किया है। तो चंपारण से किया गया शुरुआत बिहार के समृद्धि का कारक बनेगा। जिनको देखना है वो जाकर चंपारण देख लें। आज का चंपारण जो है वो अगर स्विट्जरलैंड से उसके मौसम की तुलना की जाए तो कमतर होगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा कि समृद्धि यात्रा मकर संक्रांति के बाद बिहार के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और डबल इंजन सरकार का जो संकल्प है उसे साकार करने की शुरुआत है। समृद्धि यात्रा बिहार के लिए मकर संक्रांति के उपरांत सकारात्मक ऊर्जा का संचार और डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है साकार करने की शुरुआत है। समृद्धि यात्रा बिहार के लिए मकर संक्रांति के उपरांत सकारात्मक ऊर्जा का संचार और डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है साकार करने की शुरुआत है। समृद्धि यात्रा बिहार के लिए मकर संक्रांति के उपरांत सकारात्मक ऊर्जा का संचार और डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है साकार करने की शुरुआत है। समृद्धि यात्रा बिहार के लिए मकर संक्रांति के उपरांत सकारात्मक ऊर्जा का संचार और डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है साकार करने की शुरुआत है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, उन्होंने कहा है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने पर कहा कि ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई सुप्रीम कोर्ट ने उजागर की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अराजकता फैल जाएगी। बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यह तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ही पता चलता है। आईपीएसी की जांच में मुख्यमंत्री खुद पहुंचकर हस्तक्षेप करे, फाइल ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बयान में से साफ हो रहा है कि वहां किस तरह अराजकता की स्थिति है। सही में ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई उजागर जो है कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर जो तो सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि अराजकता फैल जाएगी, तो बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ही पता चलता है। आईपैक की आज जांच करने गई बड़ी संवैधानिक संस्था है, उसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचकर वहां हस्तक्षेप करे, फाइल को लेकर अधिकारी चले जाए, मुख्यमंत्री चले जाए। और सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय जो टिप्पणी की है यह बंगाल सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति को तो उजागर करता ही करता है, उनका पोल खोलता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा अराजकता फैल जाएगी। इससे ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई भी उजागर हो रही है कि वहां कैसी स्थिति है, कैसी अराजकता।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही, भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है माघ मेले में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है। यह मेला 44 दिनों तक चलेगा और इसके दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए जुटे हैं। संगम घाटों पर सभी उम्र के श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इसे देखने और इसमें भाग लेने आते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही संगम स्थान पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सभी मार्गों पर भीड़ भी देखी जा रही है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट पर ही वाहनों को रोक दिया गया है। एटीएस पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मेले में सघन निगरानी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ये भी कि मकर संक्रांति का जो दिन रहा उसको चलते ही श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे संगम स्थान में पहुंचे। मकर संक्रांति स्नान के लिए संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हो जाता है। माघ मेले तक आने वाले सभी मार्गों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। एंट्री पॉइंट पर भी वाहनों को रोक दिया जा रहा है। मेले के बाहर बनाए गए पार्किंग में वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। मेले में पुलिस और सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ गई है। आप तस्वीरों में देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु हर रोज उमड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि को लेकर पूरे देश में कृषि को लेकर बहुत ही आगे बढ़ना है और जो संकल्प लिया है उसे पूरा करना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर कहा है कि हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया था और तब भी किसानों ने शिकायत की थी कि वे जो बीज खरीदते हैं वे अक्सर या तो खराब होते हैं या फिर नकली होते हैं। इस समस्या को दूर करने की जरूरत थी। पुराना बीज अधिनियम 1966 का था जिसमें सिर्फ 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। यह ज़्यादा असरदार नहीं था, इसलिए एक ऐसे बीज अधिनियम की जरूरत महसूस हुई जो किसानों को घटिया या नकली बीज सप्लाई करने वाली कंपनियों या व्यक्तियों से प्रभावी ढंग से बचा जा सके और जो जानबूझकर ऐसा करते हैं उन्हें कड़ी सजा दी जा सके। इस नए अधिनियम में उन्होंने कहा कि इस नए अधिनियम में हमने एक पूरी तरह से ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बनाने की कोशिश की है। आपको ध्यान होगा बीच में हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलाया था। तब भी किसान की एक बड़ी शिकायत थी कि कई बार हम जो बीज खरीदते हैं वो या तो घटिया निकलता है या नकली निकलता है, दावे कुछ किए जाते हैं, निकल कुछ जाता है। तो इससे निजात दिलाने की जरूरत है। समय समय पर और भी ये मामला उठता रहा है बीजों का, और इसलिए जो सीड एक्ट था पुराना वो 1966 का था लगभग, जिसमें थोड़े बहुत 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। वो बहुत प्रभावी नहीं था, इसलिए आवश्यकता इस बात की महसूस की गई कि एक ऐसा सीड एक्ट जो प्रभावी रूप से अगर कोई घटिया या नकली बीज प्रदाय करता है कोई कंपनी कोई और, तो उस बीज से हम बचा सकें किसानों को, और अगर कोई ऐसा करता है जानबूझ के तो उसको सख्त दंड की व्यवस्था की जा सके, ताकि घटिया बीज जो किसानों को बेच दिए जाते हैं वो बेचने वाले दंड के कारण भी और सिस्टम के कारण भी डरें। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए ताकि हम किसानों के लिए अच्छे बीज सुनिश्चित कर सकें। सर, ये सीड एक्ट किसानों के लिए कैसे लाभदायक होगा? इसमें हम लोगों ने कोशिश ये की है कि ट्रेसेबिलिटी का एक सिस्टम बना रहे हैं पूरा। अभी किसान को बीज पता नहीं चलता कि कहां आया, कहां उत्पादित किया गया। अब इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए, डीलर के पहले किसके पास थे और कहां उत्पादित हुए, किसने बनाया। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जब ट्रेसेबिलिटी से ये पूरा पता चल जाएगा, जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि बीज कहां से बना, तो मूल ही पकड़ में आ जाएगा। तो एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे।
तो एक खराब बीज या तो आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो पता चल जाएगा और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इससे सीधे सीधे किसानों को, अभी जाते हैं दुकान पे और बातें करके कोई भी डीलर उनको बेच देता है कि बहुत अच्छा बीज है, इससे ये उत्पादन होगा, और वो खरीद लेता है, लेकिन इससे पूरे मूल का पता चलेगा। एक इस बात में इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उससे भी कौन कौन सी पंजीकृत हमारी सीड कंपनीज है, सीड बेचने वाले हैं, वो पता चल सकेगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है, परंपरागत बीज पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है। एक बात ये फैलाई जा रही है कि इसमें परंपरागत बीजों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसान खुद का बीज बो सकता है, किसान दूसरे किसान को बीज दे सकता है, या स्थानीय स्तर पर अगर बीज का, कई बार ये चलता है किसानों में कि बोनी के समय बीज ले लिया, बाद में सवा गुना वापस कर दिया, ये परंपरागत सिस्टम है। तो जो परंपरागत बीज है वो बीजों का प्रचलन स्थानीय स्तर पर जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने ट्रेसेबिलिटी की बात बताई, उसके बाद अगर पता चलेगा कि बीज घटिया निकला, जर्मिनेशन नहीं हुआ या और कोई दिक्कत पैदा हुई, तो इसमें दंडात्मक प्रावधान को बढ़ाया गया है 30 लाख। अभी तो 500 रुपए तक का जुर्माना था, अब इसमें प्रस्तावित है, अभी तो सुझाव आ रहे हैं कई तरह के, अभी जो प्रस्तावित है 30 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर बहुत गंभीर है कि जानबूझ के डेलिबरेटली ये अपराध किया गया है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि किसानों को कंपनियां, सब कंपनियां खराब नहीं है, मैं ये नहीं कहता, अच्छी कंपनियां अच्छे बीज दे सकेंगी, जो गड़बड़ हैं उनके खिलाफ। ईडी और सरकार के बीच में जिस तरह से टकराव हो रहे हैं वो काफ़ी सुर्खियों में है, और बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसको लेकर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से IPAC मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर उन्होंने कहा कि सुनवाई तो होने दीजिए कि कोर्ट क्या फैसला करती है, उससे पहले हम कैसे बताएं, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन ये देखने में बुरा लगता है कि ईडी और बंगाल की पुलिस में टकराव हो रहा है। अरे सुनानी तो होने दीजिए, न्यायालय की क्या नतीजा निकालते हैं हम कैसे बताएं, पहले थोड़ा तो धैर्य रखिए। लेकिन ये देखने में बुरा लगता है कि ईडी और बंगाल के पुलिस दोनों के बीच टकराव हो रहे हैं, ये देखने को बुरा लगता है। हमारे जो संघीय ढांचा है, संघीय जो परंपरा है, ये संघीय परंपरा को केंद्र और राज्य दोनों ही ये हमारे संघीय ढांचा को बनाए रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए दोनों ओर से प्रयास करना चाहिए। लगता है कि तालमेल में बड़े फर्क दिख रहे हैं हम लोग। ये संघीय ढांचा के लिए ये कभी मुनासिब नहीं हो सकता। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।